हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्केंटाइलिज्म, जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखा था हमने थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से यहाँ पे बनी थी, और फिर उसके डेफिनेशन हमने देखे। फिर कॉर्पोरेटिज्म क्या एग्जैक्टली होता है, और इस मर्केंटाइलिज्म के अजम्पशन को हमने डिस्कस पार्ट 1 में किया था। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या है। एक डायग्राम के साथ हम देखेंगे एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता था, और लास्ट में हम इसे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्रिटिस किया गया थे। तो इस कॉन्सेप्ट में जो मर्केंटिज्म, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट मैक्सिमम लेवल पे किया जाएगा और इंपोर्ट यहाँ पे लो लेवल पे। जो भी यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है कि उसके लिए ही कम प्राइस में यहाँ पे इंपोर्ट करे, और मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इनमें जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा ये सरप्लस के हिसाब से ही किया जाएगा, और उसी के साथ जो एक्सपोर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी या गुड्स होंगे, जहाँ से मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे उस कंट्री की जो मदर कंट्री है वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, इनको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की जो कोशिश यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहे मर्केंटाइलिज्म, यहाँ पे डॉक्ट्रिन में हमें दिखाई देती है। उस समय का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की सिस्टम नहीं थी, बट यहाँ पे जो जहाज़ से यहाँ पे इस माल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने की यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेथड को यहाँ पे यूज़ किया जाता था। उसी के साथ उस कंट्री में जो कमोडिटी है, इसको मेन फैक्टर यहाँ पे माना जाता है, जो डिपेंड करता था उस कंट्री की जो यहाँ पे कमोडिटी है, या हम कहें गुड्स को किस तरह से अबेंडेंस है या स्केर्सिटी है, ये भी मायने रखती थी और उसकी प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे हेल्पफुल होती थी। तो ओवरऑल ये सभी सिचुएशन उस कंट्री में मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो वेस्ट यहाँ पे यूरोप है, जहाँ पे ये कंट्री थी, जहाँ पे पुर्तगाल थे, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, इन सभी कंट्री में मोस्ट ऑफ ये मर्केंटाइलिज्म, ये सिचुएशन को हम दिखा करते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फीचर्स ऑफ मर्केंटाइलिज्म। इसमें किस तरह की यहाँ पे फीचर्स है, और किस तरह से ये कॉन्सेप्ट, या हम कहें कि ये जो डॉक्ट्रिन थी किस तरह से वर्क करती थी। इसमें फर्स्ट है मनी और प्रेशियस मेटल आर द वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे मनी को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जो मनी है ये गोल्ड और सिल्वर, इनसे ही कॉइन से यहाँ पे बने हैं, और वेल्थ मीन्स यहाँ पे मनी जो प्रेशियस को यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे नेशन को स्ट्रॉन्ग मानने के लिए, उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ मोटिव यहाँ पे है कि अगर उस कंट्री की अगर पावर बढ़ानी है, तो इंक्रीज़ करना है, तो उस कंट्री में वेल्थ को यहाँ पे बढ़ाना होगा। अगर ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड होगा तो ज़्यादा वेल्थ होगी, और ज़्यादा यहाँ पे वेल्थ होगी तो ज़्यादा पावर उस कंट्री के पास होगा। तो मकसद यही है कि उस कंट्री को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट, ये डॉक्ट्रिन बनाती है, जहाँ पे एक्सचेंज मेथड यहाँ पे मनी वैल्यू और भी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो उसी के साथ तो यहाँ पे मनी और प्रेशियस मेटल ये इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे भी निभाती है, जहाँ पे लेबर, मिलिट्री, ये जो सभी की ज़रूरतें हैं यहाँ पे पूरी करने के लिए मनी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जैसे रॉ मटेरियल हो या फॉरेन ट्रेड करने के लिए भी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मनी ही इम्पोर्टेंट, और यही यहाँ पे एक्सचेंज मेथड को सिस्टम यहाँ पे वर्क करती थी। तो यहाँ पे जो कहा जाएगा जो ट्रेड का है, जो ट्रेड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाय करने में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे परचेस करने में यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती है। तो इन शॉर्टली यहाँ पे जो ट्रेड होगा, इस ट्रेड का मीनिंग ही ये है कि यहाँ पे किसी भी गुड्स को बाय करना नहीं है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना, और मैक्सिमम लेवल पे उस जो मेटल है या मनी है इसको अचीव करना, एक्यूमुलेशन करना, इसी को ही यहाँ पे फोकस किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रेशियस मेटल टू द मेक द नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग।
तो ये मकसद ही यहाँ पे है, जो मेडिवल जो ईरा था ये डाउन होता हुआ दिखाई देता है, डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म सिचुएशन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होता हुआ इस समय हमें दिखाई देता है। और इसी टाइम में यहाँ पे राइज होता है मर्क्यूरी, राजेशाही ये जो बनती है, और इसी से ही उस लोगों को राजा किस तरह से प्रजा को खुश रखे, उनकी वेलफेयर देखे, उनकी केयर किस करे, और किस तरह से उनकी जो मोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल ये पूरी करने के लिए तो क्या हो लगेगा, तो उस कंट्री के पास जो वेल्थ है ये बढ़ाने में उस लोगों को, राजा को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देती थी। तो यही सिचुएशन को यहाँ पे, अगर नेशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे, तो उस कंट्री के पास यहाँ पे अच्छी तरीके से वेल्थ होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस कंट्री के पास मिलिट्री पावर भी होनी चाहिए। तो ये सभी ज़रूरतें किस तरह से होगी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी से ही होगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ था, और फिर एक जन्म लेती है जो यहाँ पे एक्सचेंज मेथड यहाँ पे मनी के साथ साथ ही होती है। तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट यहाँ पे मनी के साथ होने की वजह से ही उस कंट्री में यहाँ पे प्रीशियस मेटल को, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पोर्टेंट यहाँ पे देती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फेवरेबल ट्रेड बैलेंस फॉर द वेल्थ एक्यूमुलेशन। इस कॉन्सेप्ट में यही दिखाई देता है कि किस तरह से यहाँ पे मनी को बढ़ाए, उसकी जो वेल्थ है, वेल्थ को एक्यूमुलेशन करना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री की माइन जो है, जो यहाँ पे ख़त्म हो, उनकी मेटल की अगर ख़त्म होती है, तो उस कंट्री के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उस फॉरेन ट्रेड से यहाँ पे वो कंट्री यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पे अपने स्टोरेज बढ़ाए। उसी तरह से यहाँ पे किसी भी कंट्री के पास अगर माइंस नहीं है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने के लिए यहाँ पे फॉरेन ट्रेड करना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट या दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिखाई देता है मर्केंटाइलिज्म का, जो फॉरेन ट्रेड को लेके क्या मकसद है। तो बट मोटिव तो यही है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे मैक्सिमम करे और इंपोर्ट यहाँ पे कम तरह से करे, और ये जो ट्रेड होगा यही ट्रेड यहाँ पे बैलेंस ट्रेड सरप्लस सिचुएशन में देगा। तो यहाँ पे थॉमस मन जो है, जो फिलोसोफर थे मर्केंटाइलिज्म के, उनकी यही सोच थी कि यहाँ पे अपनी कंट्री में यहाँ पे जो माइन है, लैक ऑफ अगर होगा, तो दूसरा ऑप्शन यही है फॉरेन ट्रेड करना। यही उन्होंने मकसद यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से यहाँ पे वो फोकस करते हैं गोल्ड और सिल्वर को एक्यूमुलेशन करने की। तो विलियम पेटी है, वो कहते हैं कि ट्रेड जो है वो जो यहाँ पे ट्रेड होगा यही फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने उसको ग्रेड दिया है, सेकंड यहाँ पे मशीन लेबर को दिया है, और थर्ड यहाँ पे एग्रीकल्चर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ओवरऑल हम देखिए तो फेवरेबल ट्रेड करना ही बैलेंस ऑफ द वेल्थ ऑफ एक्यूमुलेशन को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑन ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे उसके दो पार्ट बनते हैं, या हम कहें इंडस्ट्री की जगह कॉमर्स। जो ट्रेड होगा ये ट्रेड किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक होगा इंटरनल कंट्रोल और सेकंड होगा एक्सटर्नल कंट्रोल। कंट्रोल ऑन ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री किस तरह से होगी, तो ये दो मेथड से ही होती है। तो इस तरह से जो कंट्रोल है ये कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकता है। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दो मेथड से एक्सप्लेन होंगे। तो इंटरनल में प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइस क्या बढ़ाने हैं घटाने हैं, गुड्स की क्वालिटी किसकी है, लेबर के यहाँ पे जो वेजेस है वो किस तरह से मायने रखेंगे, और जो गुड्स है उसकी कंट्रोल करने की भी कैपेसिटी यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है इंग्लैंड का जो कॉर्न लॉ था, ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और जो कॉल्बर्ट है उन्होंने फ्रांस में किस तरह से रूल्स को इतने हार्डली यहाँ पे जो रूल किए थे, ये भी इंटरनली यहाँ पे जो कंट्रोल है उसका जो एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जाम्पल माने जाते हैं। उसी के साथ जो सेकंड बनते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल करने का, वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स यहाँ पे जो उस समय के जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो समुद्र से ही, जहाज़ से ही होते थे। तो यहाँ पे उस
आने जाने की जो लॉ थी और यह कहे हम कस्टम ड्यूटी थी वो किस तरह से होगी, तो बाहर के जो यहाँ पे जो इंपोर्ट होंगे, जो गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट किए जाएंगे, उनको हाई टैरिफ कस्टम ड्यूटी लगाए, जिससे उस फॉरेन कंट्री से कोई भी इंपोर्ट ना कर पाए और वो कॉस्टली उन लोगों को हो। जो लोग यहाँ पे बैरियर करने की जो सिचुएशन है, ये भी इस इंटरनली से नहीं तो यहाँ पे एक्सटर्नली कंडीशन में हमें दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पे जो एक्सटर्नली यहाँ पे जो समुंदर से यहाँ पे जो ट्रेड होगा, ये ट्रेड यहाँ पे इंग्लैंड उस समय में उनका फोकस और सिर्फ यहाँ पे सी से होने वाले जो सर्विस है इनको इंक्रीज़ करना ही नहीं था, तो उसी के साथ कंट्रोल करना है उस फॉरेन ट्रेड का जो ट्रेड है इसके भी कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलग अलग यहाँ पे रूल्स बनाए गए थे। तो उनका मकसद यही था कि कंट्रोल करना है इंपोर्ट करना, और अगर उसको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हाई रखना है, और गवर्नमेंट यहाँ पे जो लोकली जो यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाए प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए। उसी तरह से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी करेगी लोगों की पर्सनल लाइफ में और कंट्रोल करेगी, और किस तरह से ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो इसको भी अपने फेवर में, अपने कंट्री के फेवर में लोगों के पर्सनल लाइफ में जाके गवर्नमेंट इंटरफेयर करने की भी यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन उसी कंट्री में मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे बनाती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वैल्यू कंसिडरेशन। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखा जाता है कि जो वैल्यू है, वैल्यू ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, और मेडिवल पीरियड टाइम में यहाँ पे जो प्राइस मेकिंग जो है वो डिपेंड करती थी यहाँ पे रिलीजन, प्रिंसिपल, प्रोडक्ट की इंटरनल वैल्यू को। यहाँ पे जस्ट प्राइस इस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट इस टाइम पीरियड में दिया गया था। जिस तरह से यहाँ पे चेंज हुआ है एक्सचेंज वैल्यू, जो बार्टर सिस्टम से यहाँ पे एक्सचेंज जो मनी में यहाँ पे कन्वर्ट होती है, तो उस समय यहाँ पे मनी इन्फ्लुएंस का यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो मेटल्स है प्रेशियस मेटल थे, और जो गोल्ड और सिल्वर इनमें ही यहाँ पे जो कॉइन यहाँ पे बनते थे यही इस प्रेशियस मेटल से ही बनते थे। तो इन शॉर्टली यहाँ पे देखा जाएगा कि जो कंसिडर किया जाता था कि जो गुड्स की इंटरनल क्वालिटी है ये डिपेंड करेगी, जो एक्सटर्नल फैक्टर है एक्सचेंज के ये इस पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखा जाता है जो वैल्यू है, जो मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे कंसिडर करते थे नेचुरल प्राइस डिमांड कॉस्ट को और मार्केट प्राइस डिमांड, जो डिपेंड करेगी डिमांड स्कैरसिटी, इन पे ही डिपेंड निर्भर रहती है। तो प्रोफेसर लॉक का जो कहना है वो कहते हैं कि वैल्यू ये बनती है सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर जो है लेबर की वजह से ही किसी भी गुड्स और कमोडिटी की वैल्यू बनती है, जो उनकी डेडिकेशन से ही हमें मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंसिडरेशन ऑफ द डिवीजन। मर्केंटाइलिज्म ये सिचुएशन में, या हम कहें ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे बहुत ही लाइटली यहाँ पे डिवीज़न को फोकस करती है, बट हाँ उनके जो इम्पोर्टेंस है डिवीज़न के, उनकी जो राइटिंग है, उनकी बुक्स है, डॉक्ट्रिन है, उनमें हमें इम्पोर्टेंस यहाँ पे डिवीज़न के दिखाई देते हैं, बट उन्होंने फोकस प्रैक्टिकली करते समय यहाँ पे इग्नोर ही किया हुआ दिखाई देता है। तो लेबर की जो प्राइस है ये डिपेंड करती है लेबर प्रोडक्शन, जो गुड्स यहाँ पे देंगे उस पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि वो किस तरह की प्रोडक्शन लेते हैं इस पे ही डिपेंड करेंगी लेबर की वेजेस, या हम कहें उनकी प्राइस। तो अगर हम कहें कि अगर वेजेस ही कम हो तो यहाँ पे उनको अगर उनका वेजेस अगर कम दिया जाएगा तो प्रोडक्शन के लिए आने वाला कॉस्ट भी कम होगा। अगर ये कॉस्ट कम होगा तो उसका इम्पैक्ट होता है कि उस गुड्स की प्राइस भी कम होगी, और इससे बेनिफिट होता है कि जो ट्रेड होगा तो ये ट्रेड जो प्रोडक्शन यहाँ पे लो प्राइस में यहाँ पे मिलने की वजह से ही उस कंट्री के पास सरप्लस कंडीशन यहाँ पे ट्रेड से मिलने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे डिवीजन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। तो उसी के साथ मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे सपोर्ट करती है इंटरेस्ट रेट को कम से कम रखने की, जो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में रखेगी। अगर कैपिटल ग्रोथ करना है तो सेविंग इम्पोर्टेंट है, और सेविंग करने के लिए अगर बढ़ाना है तो सेविंग
के वजह से ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि सेविंग ही डिपॉजिट होने के साथ साथ एक्युमुलेशन होगा और उससे ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोग लोन लेंगे और अपना ट्रेड करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंसिडरेशन अबाउट द पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि दो बेनिफिट यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखती है, जहाँ पे लेबर फोर्स फर्स्ट जो लेबर फोर्स है वो लॉट ऑफ यहाँ पे कंडीशन में क्वांटिटी में मिलेगा, तो यहाँ पे उनको मिलने वाला वेजेस भी कम दिया जाएगा। और उसी के साथ जहाँ पे बेनिफिट ही यहाँ पे मिलता है, जो यहाँ पे लो लेवल पे वेज रेट देने की लेबर इजीली चिप लेवल पे मिलने की वजह से ही प्रोडक्शन हाई लेवल का मिल पाएगा। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे बेनिफिट वो कहते हैं कि हाई पॉपुलेशन होने के साथ साथ मिलिट्री फोर्स भी उस कंट्री को इजीली अवेलेबल होती है, जहाँ पर उनका यूज़ किसी भी वॉर में कॉलोनी क्रिएट करने में, मार्केट को कैप्चर करने में, वेल्थ बढ़ाने में ये पॉपुलेशन भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ अ रियल पावर ऑफ नेशन को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंसिडरेशन अबाउट द टैक्सेशन। यहाँ पे टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे उस कंट्री को या हम कहें उस डेवलपिंग स्टेट को इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर किसी भी उस स्टेट की कोई भी पर्सन या लोग हो तो उनको अगर बेनिफिट गवर्नमेंट के हर रूल एंड रेगुलेशन से साथ साथ लेना है, और तो जो नेशन से उन्होंने जो उनको मिला है बेनिफिट मिला है उसका कंट्रीब्यूशन उनको टैक्स से पे करने के साथ देना होगा, इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे जो लोगों की जो पब्लिक इनकम है, जो टैक्स है, ये इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे उस कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होगी। जो यहाँ पे कंसिडरेशन किया जाएगा लोगों की जो एसेट है, इंडिविजुअल एसेट है, लोगों का रिचनेस है, लोगों की क्या एबिलिटी यहाँ पे गेन करने की है, ये भी मायने करती है। जहाँ पे फोकस किया जाता है यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करने की। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंसिडरेशन बाय द बिजनेस। यहाँ कहे ट्रेड इम्पोर्टेंट किस तरह से होगा। कोई भी ट्रेड होगा तो ये करेंसी यूज़ होगी और ये करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ को इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म में यहाँ पे फर्स्टली जो इम्पोर्टेंट दिया जाता है वो है ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड से ही यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ये जो मेटल है ये एक्यूमुलेशन होने में हेल्पफुल होते हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया जाता है वो है लेबर। और जो थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दिया जाता है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से यहाँ पे देखा जाता है उसका जो नज़रिया है एग्रीकल्चर का, उसे माना जाता है सिर्फ और सिर्फ फूड का यहाँ पे फुलफ़िल करना, जो लोगों की ज़रूरतें हैं खाने की, यही इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर को देखा जाता है। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे तीन तरीके की नज़रिया हमें दिखाई देते हैं। जो फर्स्टली जो इम्पोर्टेंट सुपीरियर माना जाता है वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। ट्रेड करने से ही उस कंट्री की जो नेशन है वो स्ट्रांगली बिल्ड होने में हेल्प होती है। तो ओवरऑल हम देखें जितने भी हमने जो यहाँ पे फीचर्स देखे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नेशन को यहाँ पे या उस कंट्री की जो स्टेट है इसे किस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाने में ये कॉन्सेप्ट मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे हेल्पफुल देती है। तो इस डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये वर्क करता है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मदर कंट्री है और ये मदर कंट्री अपनी कॉलोनी दूसरे कंट्री में यहाँ पे बिल्ड करती है, क्योंकि अपनी कंट्री में अगर माइन कम है तो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर की जो एक्यूमुलेशन है ये कम होगी। और इसको ही बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो थॉमस मून है वो उनके नज़र से कि अपनी कॉलोनी दूसरे कंट्री में बनाए, तो मदर कंट्री क्या करेगी कि अपनी कॉलोनी कंट्री ए और कंट्री बी इन दोनों में यहाँ पे डिवाइड करेगी और इनमें किस तरह से उनका जो रॉ मटेरियल है ये यहाँ पे इंपोर्ट करेगी। तो इस कंट्री ए की यहाँ पे जो मदर कंट्री अपनी कुछ लोगों को यहाँ पे कॉलोनी क्रिएट करेगी
कंट्री ए में, और कंट्री ए की यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट करेगी मदर कंट्री में, और मदर कंट्री क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल लेगी और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके परफेक्ट कंडीशन में वो मदर कंट्री इसी कंट्री कॉलोनी जो ए बनी है इसे एक्सपोर्ट करेगी गुड्स को, और उससे मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट या उसका जो ट्रेड है ये सरप्लस कंडीशन में होगा। तो इन केस हम यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल लिया जाएगा ये चीपली लेवल में लिया जाएगा, बट यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे इम्पोर्टेंट बढ़ती है। जो ये वैल्यू है ये वैल्यू हाई लेवल पे होगी, और इसकी वजह से ही यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर इसकी एक्यूमुलेशन मदर कंट्री में यहाँ पे बनने में हेल्पफुल होती है। उसी तरह से कॉलोनी बी भी यहाँ पे मदर कंट्री बी कॉलोनी बनाएगी, वहाँ पे भी वैसे ही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगी चिप लेवल पे, और मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी कंट्री जो कॉलोनी बी है वहाँ पे। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे देखा जाएगा कि जो कॉलोनी ए और कॉलोनी बी है इनमें किसी भी तरीके की यहाँ पे ट्रेड नहीं होगी, उनमें कोई भी किसी तरह का रॉ मटेरियल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे कंडीशन नहीं है। जो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होने की वजह से ही मदर कंट्री में जो भी यहाँ पे होगा मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी यहाँ पे रॉ मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ मदर कंट्री में जाएंगे, और मदर कंट्री ही उस पे वही लेवल पे लोकल मार्केट में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और फिर मदर कंट्री से ही हर जितने भी कॉलोनी बनी है वो कॉलोनी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है गोल्ड और सिल्वर की लेने की कोशिश मदर कंट्री करेगी। जो वेस्टर्न यूरोप के मोस्ट ऑफ जो कंट्री है वो हम मदर कंट्री मानते हैं। जो मर्केंटाइलिज्म सिचुएशन को किस तरह से इस साइकिल से हमें पता चलता है कि किस तरह से बिल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट मैक्सिमम लेवल का हो, जो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाने की कोशिश करती है। और फिर कॉलोनी ए और बी जो एक दूसरे के कोई भी रिलेशनशिप में या हम कहें कि जो कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका कांटेक्ट यहाँ पे मदर कंट्री के साथ ही साथ है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना। तो कॉलोनी ए और बी कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करेगी, ना ही कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी। इनमें किसी भी तरह का रिलेशनशिप या किसी भी तरह का कांटेक्ट यहाँ पे कॉलोनी ए और कॉलोनी बी के साथ साथ नहीं दिखाई देता है। जो भी कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ मदर कंट्री कॉलोनी ए और मदर कंट्री कॉलोनी बी, इनके साथ साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन दिखाई देती है। और इसी तरह से हमारा लास्ट जो पॉइंट बनता है क्रिटिसिज्म। मर्केंटाइलिज्म इस डॉक्ट्रिन पे कई तरीके से और भारी मात्रा में यहाँ पे क्रिटिस किए हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी जो बुक यहाँ पे पब्लिश की थी वेल्थ ऑफ नेशन, इनमें मर्केंटाइलिज्म सिस्टम यहाँ पे जो बेस करती थी ज़ीरो सम गेम, ये पॉसिबल नहीं है। और एक ऐसा इरा यहाँ पे इकोनॉमिक्स को एक बेहतरीन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे एडम स्मिथ से ही पता चलता है, जहाँ पे एक इकोनॉमिकली कंडीशन किस तरह से स्टार्ट होती है और उनसे मिलने वाली हर कॉन्सेप्ट हमें वेल्थ ऑफ नेशन में मिलती है। और इसकी वजह से ही एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और उन्होंने अपनी इस बुक में, हालांकि जो मर्केंटाइलिज्म ये कॉन्सेप्ट का जो नाम है या डॉक्ट्रिन का जो नाम है एडम स्मिथ ने ही दिया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पे उस पे जो क्रिटिस किए गए हैं, और जो फ्रांस ने किस तरह से यहाँ पे कॉलबर्टिज्म या हम कहें मर्केंटाइलिज्म को यहाँ पे झेला है, और उसकी वजह से फिजियोक्रेसी ये सिचुएशन भी यहाँ वहाँ पे क्रिएट हुई जो लंबे समय तक नहीं थी। 1750 टू 1780 ये टाइम पीरियड में 30 साल के जो एक टाइम पीरियड था, उसी में यहाँ पे फिजियोक्रेसी जन्म लेती है कौनसी के द्वारा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनी थी। बट उसके 30 मरने के बाद फिर यहाँ पे ये जो डॉक्टर है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट इसकी इम्पोर्टेंट हम आने वाले नए वीडियो में हम फिजियोक्रेसी क्या एग्जैक्टली थी और किस तरह से वर्क कर पाई, इसको हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो उसी तरह से फिर ये जो ईरा था 76 में, ये इम्पोर्टेंट रोल देती है जहाँ पे ये पूरी तरीके से मर्केंटिलिज्म यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, या हम कहें कि वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। और उसके वजह से क्या क्या यहाँ पे क्रिटिस करते हुए यहाँ पे हमें इस पॉइंट के साथ मिलते हैं। तो फर्स्ट क्रिटिस है, मर्केंटिलिज्म वाज जस्ट अ डॉक्ट्रिन नॉट अ इकोनॉमिक थ्योरी। मर्केंटिलिज्म यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन थी, ना ही वो किसी तरह की थ्योरी थी, ना ही वो कोई एक ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन था। तो जहाँ पे उसकी वजह से ही एक टाइम पीरियड में वही वो चली और उसके बाद वो डिक्लेन की, क्योंकि वो एक डॉक्ट्रिन थी, ना कि वो थ्योरी थी। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इरिलेवेंट ऑन द टाइम पीरियड। वो ऐसे समय के साथ उसकी जो यहाँ पे रूल्स जो रूलर ने किए थे वो एक ऐसे टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे चेंज होते हुए जो वेस्ट यूरोप है उनमें चेंज होते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो रिलेट नहीं कर पा रहे थे टाइम पीरियड के साथ, इसलिए वो डिक्लेन कर दी थी। थर्ड हमारा पॉइंट बनता है राइज ऑफ फिजियोक्रेसी डॉक्ट्रिन। मर्केंटिलिज्म ये सिचुएशन को यहाँ पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे फ्रांस ने झेला है, जहाँ पे फ्रांस से ही वो ओरिजिन हुई और उसके बाद ही यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने बहुत कुछ झेला है मर्केंटिलिज्म के इस डॉक्ट्रिन की वजह से। फिर उसी सरजमीन पे यहाँ पे फिजियोक्रेसी डॉक्ट्रिन भी यहाँ पे जन्म लेती हुई दिखाई देती है, फिर उसका भी यहाँ पे डिक्लेन करता हुआ दिखाई देता है। और फिर एडम स्मिथ के साथ साथ हमें एक स्ट्रॉन्गली यहाँ पे इकोनॉमी किस तरह से होती है और एक स्ट्रक्चर में हमें इकोनॉमी मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नॉट पॉसिबल ज़ीरो सम गेम, जहाँ पे मर्केंटिलिज्म मानते हैं कि एक का लॉस हो और दूसरे का प्रॉफिट हो, यही सिचुएशन को ज़ीरो सम गेम कॉन्सेप्ट मानते हैं। बट यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगता है, जहाँ पे एडम स्मिथ यहाँ पे अपने इस कॉन्सेप्ट में एब्सोल्यूट कॉस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी अलग ही थ्योरी यहाँ पे दी थी, जो कहते हैं कि जो अबेंडेंट और स्केर्सिटी है ये भी एक मायने रखती है। किसी नेचुरल रिसोर्सेज कितना है ये भी अगर देखें और उनको नज़रअंदाज न करते हम अगर उनमें फोकस करें, अब उनकी क्या अबेंडेंट है इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे ज़ीरो सम गेम में नहीं होगा। ये भी कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है सपोर्ट टू मोनोपोली मेथड को। मर्केंटिलिज्म अपनी हर कॉन्सेप्ट में मानते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करे और जो लोकल मार्केट है मार्केट को कैप्चर करने में यहाँ पे उनका फोकस उनका मकसद हमें दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को यहाँ पे सरप्लस यहाँ पे कंडीशन में ही मिलेगा, यहाँ पे लॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इस कंट्री को जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को और इंपोर्ट रॉ मटेरियल से, तो इनमें जो डिफरेंस होगा इसकी वजह से ही यहाँ पे सरप्लस कंडीशन ट्रेड ऑफ बैलेंस से मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है वर्ल्ड्स वेल्थ इज स्टैटिक। जो वेल्थ है, वेल्थ जो गोल्ड और सिल्वर है, इनकी जो जो स्टोरेज है ये हर कंट्री में स्टैटिक कंडीशन में मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ऑनली एक्यूमुलेशन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। मर्केंटिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्रिन है, ये बेस करती है सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन करना गोल्ड और सिल्वर का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है मनी इज़ वेल्थ। बनता है अज्यूम किया गया है मनी इज़ द वेल्थ। मनी को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल मानती है और मनी जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को ही यहाँ पे उनके कॉइन्स बनेंगे जो प्रेशियस मेटल के साथ साथ दिखाई देते हैं, उन्हें ही यहाँ पे वेल्थ माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ऑनली फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे मर्केंटिलिज्म यहाँ पे जो अपनी वेल्थ को यहाँ पे बिल्ड करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करते हैं फॉरेन ट्रेड से ही होगा, जो रियलिस्टिक नहीं है। जो यहाँ पे फोकस किया गया है फॉरेन ट्रेड रियलिस्टिक नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया है इंटरेस्ट इज़ द फैक्टर टू द बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, जहाँ पे लोगों को यहाँ पे लोन लेने के लिए यहाँ पे इजीली यहाँ पे सेविंग होना भी इम्पोर्टेंट है और सेविंग की वजह से ही इंटरेस्ट यहाँ पे कंट्रोल रखना यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बदलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और हमारा लास्ट पॉइंट बनता है बिलीव मेटल
वेलफेयर रिलेशन, यहाँ पे जो मेटल और वेलफेयर इनका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना है, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। इस तरह से किसी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में जो मर्कलिज्म कॉन्सेप्ट में डॉक्टर में यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे क्रिटिस किए जाते हैं। बट ये मर्कलिज्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। आज के इस दौर में हमें नियो मर्कलिज्म आज के इस दौर में हमें नियो मर्केटिज्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिखाई देती है, जहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर, इन्वायरमेंटल, ट्रेड ब्लॉक, आईएमएफ यूज, सब्सिडीज़, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इन कभी सभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये हमें नियो मर्केटिज्म इस कॉन्सेप्ट से हमें दिखाई देती है, जो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है अपनी यहाँ पे ट्रेड को बैरियर करने में या टैरिफ लगाने में यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल देती है और अपनी अपनी पॉलिसी यहाँ पे बनाती है। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में जिसमें हमने मर्केटिज्म एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंट आज भी माने जाते हैं, ये हमें पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।